सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको वेलकम कहूँगी। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंकशाफात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब, और आज वो ये कहते हैं कि अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है, अगर मैंने जो फ़ोन डाटा लीक किया तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर है उस पर नून लीग का रद्दमल भी सामने आ रहा है, लेकिन अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करूँगी जो कराची में हम देख रहे हैं आज पुलिस मुकाबला हुआ गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, और ये भी पता चला है कि जो मुल्ज़िमान जिनको इस मुकाबले में जो है वो ज़ख्मी किया गया है, इन्होंने 2 गाड़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की हैं, और ये दोनों गाड़ियाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। कुछ रोज़ से शहर कायद में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और आज तो शहादत भी हुई है हमारे सब इंस्पेक्टर की। आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखें, जो आज शहादत हुई है सब इंस्पेक्टर की और SHO की, ये एक बड़ा अफसोस का वाक़या है। लेकिन ये बेचारे सारे पुलिस वाले अपनी जान हथेलियों पे रख के घूम रहे होते हैं। इनके पास वेपन भी उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो ये डकैत आते हैं उनके पास जिस तरह के ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं और जदीद हथियारों से लैस होते हैं। उस तरह का मुकाबला करने के लायक नहीं है। फिर इनकी ट्रेनिंग का भी स्टैंडर्ड नहीं है जो कि होना चाहिए, और जो पुलिस का एक खौफ दहशतगर्दों पे या डकैतों पे होना चाहिए, वो इस वजह से दिखाया जाता है कि आप देखें तो इनकी गाड़ियों के भी वो स्पीड या गाड़ियों की भी हालात उस तरह की नहीं है कि उनको चेज कर सकें और उनको वो गन डाउन कर सकें या उनको रोक सकें वारदातों से। फिर कराची जितना शहर, कराची सा शहर जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, तकरीबन 3 करोड़ की लगभग उसकी आबादी है, वो वहाँ पे अगर उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट ना किया गया तो कितने हर गली हर कोने खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कैटर करना पड़ेगा। हमारी पुलिस को हमने अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो उनसे हम तवक्को भी रखें कि वो फिर हमारी हिफाजत भी कर पाए शहरियों की सारी। और इस तरह जो ये हमारे पुलिस वाले जो जाने देते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, ये दिलेर हैं हमारे वतन के, ये इनकी माओं को और इनको, इनके बच्चों को सबको सलाम के जिनके ऐसे रिश्तेदार ऐसे पुलिस में थे जिन्होंने अपनी जानें पेश की हमारी हिफाजत के लिए। वो तो आप सही कह रहे हैं, आपने ज़ाहिर उस पर निशानदेही की कि ट्रेनिंग का भी फुकदान है, फिर ज़ाहिर पुलिस को उस तरीके से ना असलाह दिया जाता है, लेकिन वो जहाँ फिशानी जिसका आपने खुद जिक्र किया कि जान हथेली पे रख के जिस तरह मुकाबला किया, हुकूमत कोई मुआवजे का या किसी किस्म की ज़ाहिर उनको एक तरह से आपने ज़बानी तो खराज तहसीन किया, लेकिन हुकूमत कोई मुआवजे का भी ऐलान करेगी इनके लिए? करेगी मेरे ख्याल है। सिंध हुकूमत को तक कर देना चाहिए था, नहीं किया तो वो कर देंगे। ये तो हर बार हो जाता है। तो हमने पुलिस फंड भी ऐसा बनाया हुआ है कि इनको ऑटोमेटिकली हुकूमत जो मुलान करती है वो तो ऑन टॉप ऑफ इट होता है, जो फंड है वो उनको मिल जाता है। तो इनकी फैमिली को टेक केयर तो हो जाता है। लेकिन जहाँ किसी की जान थी कि उसको आप 50 लाख दें या 1 करोड़ कोई जान देने को तैयार नहीं होता। लेकिन गवर्नर साहब हम देख रहे हैं चाहे इस तरह के वाकयात ज़ाहिर एकदम से हम देख रहे हैं शहर कायद में बदअमनी के वाक़यात भी तेज़ी से हो रहे हैं, बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात, बच्चों के अगवा के वाक़यात और ख़वातीन बच्चों से ज़्यादती ये भी हम देख रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में हो रहा है। लेकिन ख़ासतौर पर अगर शहर कायद की बात करें, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि एकदम से बदअमनी फैली है शहर कायद में? देखिए, कई वाक़यात तो इस तरह के होते हैं कि जो रिपोर्ट कुछ होते हैं और बाद में निकलता कुछ है। और ये आपकी बात ठीक है कि जो रेप के वाक़यात या इस तरह की जो बदफेली के जो वाक़यात हैं वो नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों की टीवी चैनल्स की वजह से उन पर तवज्जो ज़्यादा हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होते थे, पहले शायद अननोटिस चले जाते हैं, पहले चले जाते हैं। ख़वातीन जो हैं वो इस बात से भी डरती थी कि अगर ये बात बाहर करेंगी तो शायद उनकी रुसवाई में इजाफा होगा, लिहाजा चुप ही रहने में आखिर समझती नहीं। अब थोड़ा सा ऐसा माहौल हो गया है कि उन ख़वातीन ने भी हिम्मत पकड़ ली है और उन्होंने बड़ा हौसला करके वो बाहर आके ये चीज़ बताती हैं, और अब हम उसको एक्शन भी उसी हिसाब से फौरी तौर से लेते हैं, क्योंकि जब तक कोई कंप्लेन ना आए, जब तक कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट ना हो, उसके ऊपर खुद से हाथ डालना मुश्किल होता है। तो लिहाजा
इस वजह से शायद ये ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि अब खवातीन ने हिम्मत भी पकड़ लिया कि वो इस जुल्म को खामोशी से नहीं सहना, खाम के इसके खिलाफ जंग लड़नी। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, अभी मरवा का जो केस हुआ था उसमें आप आगे थे, आप घर भी गए, हाँ, लेकिन अभी जो एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई है कराची में ही, उसका कत्ल किया गया, और फिर हम देखते हैं ये वाकया रुक नहीं रहे, चाहे वो फांसी की सजा हो, पकड़े जाएं मुल्जिमान, कौन सी सजाएं तजवीज़ करनी चाहिए हुकूमत को कि ये वाकयात रुक जाएं, थम जाएं? वज़ीर आज़म ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि इनको सजा मौत होनी चाहिए या इनकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए ऐसे लोगों की। जब ये हो जाएगी ये सजा तो फिर ये वाकयात में कमी भी आएगी और ये रोकेंगे भी। लेकिन ज़ैनब एक्ट बिल तक नाफिज नहीं हो सका पूरे मुल्क में गवर्नर साहब अब तक। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम ज़ाहिर ये मामलात जिन पर गुफ्तगू कर रहे थे, और हम कराची में देख रहे हैं ना सिर्फ बदअमनी बल्कि बच्चों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ज़रा कुछ सियासी माहौल की बात करें तो एक के बाद एक इंकशाफ, किससे किसकी मुलाकात हुई। कभी शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि मुलाकात हुई, कभी इस बात की तरदीद की जाती है नून लीग की जानिब से, और आज तो वो ये कह के चले गए नाजरीन कि अभी तो मैंने सिर्फ मुलाकातों का बताया है, अगर मैंने फ़ोन डाटा भी लीक करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। ये क्या हो रहा है, ये शेख साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं और ये आगे क्या होने वाला है। ये APC के बाद कोई और ही मामला शुरू हो गए हैं। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम साहब, ये क्या हो रहा है? शेख साहब को तो ये भी कह रही है नून लीग कि ये कर क्या रहे हैं, ये किस तरफ चल पड़े हैं। शेख साहब कहते हैं आप फ़ोन का डाटा लीक करेंगे। सुमैया, ये उस वक्त होता है जब हम लोग बिहाइंड द सीन, हमारा रोल कुछ और होता है और हम पर्दा स्क्रीन पर कुछ और फरमा रहे होते हैं। आप देखें PMLN की लीडरशिप से लेकर उनकी सेकंड क्लास लीडरशिप ने भी पिछले 2 साल में जो बिहेव अपनाया, जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे अपने जाती टारगेट पूरे इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की। मैं जाती तौर पर आज भी इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान में वो इदारे जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत को अहमियत दी, जिनकी वजह से आज हम पुरसुकून अंदाज में पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो हमारे सरकार ताज है। लेकिन जब हम अपने जाती मकासद की तकमील ना होने पर बजाय अफराद के इदारों को एज ए रोल क्रिटिसाइज करते हैं, उनके हवाले से जूम वाली गुफ्तगू करते हैं, उनके हवाले से एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं, तो फिर हम वो रोल प्ले कर रहे होते हैं जो हमारे दुश्मन भी कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब ने सच बोलकर पूरी कौम को जो जिस चीज से आगाह किया वो यही है कि ये हमारी जो लीडरशिप है इनका बिहाइंड द सीन कोई और रोल है और पर्दा स्क्रीन पर ये कोई और बात करते हैं। ये मतलब हमें अब से बाहर आना है, पाकिस्तान में रहना है, हमें अपने अपने हिस्से का काम भी करना है और अपने अपने हिस्से के जराइम जो हम नहीं, ये शेख साहब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। नदीम साहब जी, शेख साहब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ये बता जो रहे हैं सब कुछ। देखिए नहीं, जब आप इंटरनेशनली फोरम पर बैठकर आप पाकिस्तान के मुकद्दर इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करेंगे, कहेंगे जी हुकूमत के सहूलतकार, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, मतलब आप माजी में जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे, आप जब उससे यू टर्न लेते हैं, डिग्री के ऊपर जाकर आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपने इजहार कर दिया, तो कौन सी मालूम बात है। ठीक है, मैं समझता हूँ इदारों के दरमियान अफराद के दरमियान मुलाकातें होना, राब्ते होना, बैठ जाना कतन कोई नामायूब बात है। हमने अपने रास्ते को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन जब हम उन इदारों के साथ जब बैठकर 10 एजेंडों पर गुफ्तगू करते हैं और फिर स्क्रीन पर आता हम पॉइंट टेकन। अभी हुकूमत को और भी बहुत कुछ करना है, जाहिर है ये सिर्फ यही सब कुछ नहीं करना, और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी यही सब कुछ नहीं करना। पॉइंट टेकन। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा, आपके पास भी बड़ी खबरें होती हैं, शेख रशीद अहमद साहब के पास तो होती हैं, लेकिन आप ज़ाहिर सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी के पास ज़्यादा खबरें होती हैं। ये जो एक नई कहानी चल पड़ी है कि शेख साहब रोज़ाना एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक मुलाकात का जिक्र करते हैं, कोई एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के जाते हैं, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमिया। बेहतरीन अंदाज में ये बात इस तरह से की जा सकती है कि ये मुलाकातें जब से हो रही हैं, अगर ये उस वक्त से ही बता दिया जाता कौम को तो शायद जो ये यहाँ तक जो APC पहुँची है तो APC ना पहुँचती। इसका तो साफ़ और वाज़ेह मतलब यही है कि जो रात की
तारीकियों में या बंद कमरों में जो कुछ भी मुलाकातें करते रहे हैं वो या अपने लिए रिलीफ मांगते रहे हैं या रिलीफ देने के हवाले से कोई बात करते रहे हैं। तो ये सिलसिला जो गिव एंड टेक के ऊपर, आपको पता है कि पॉलिटिक्स गिव एंड टेक का ही नाम है, तो उसमें इस तरह से ये चल रहा था। अगर मुलाकातें की गई हैं, सब ने की हैं, तो वो कोई, मेरा तो ये ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि ये पाक फ़ौज जो है पूरी दुनिया में एक हकीकत है, पाकिस्तान में भी एक हकीकत है, और अगर उनके सरबराह से मुलाकात पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के सियासतदान कर रहे हैं तो ये कोई ऐसे काबिल एतराज़ बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की गुंजाइश कितनी है कि आप सलार आला से बातचीत कर सकते हैं या वो किसी सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं या मशवरे दे सकते हैं। तो हमारा मुल्क जो है ना वो ना तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है और ना ही पूरी तरह से यहाँ कोई और सिस्टम है। यानी यहाँ जो सिलसिला है वो इस तरह का है कि हाइपोक्रेट टाइप सिस्टम हमारा बन गया है। इसमें सियासतदान झूठ पे झूठ बोलते हैं और रोजाना की बुनियाद पे बोलते हैं। मैं यही पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, ये सियासतदानों ने खुद किया है ना, अगर इस नहज तक पहुंचाया है तो इसका इल्जाम तो सियासतदानों को ही मिलना चाहिए। और सेकंड थिंग इज दैट कि जो आपने कहा काबिल एतराज, तो काबिल एतराज तो नून लीग ने बनाया इन मुलाकातों को। जी, वो नून लीग ने काबिल एतराज़ बनाया है बुनियादी तौर पे जो एक नज़रिया लेके चल रहे थे। मैं तो अर्ज़ करूँगा कि अगर आप चले जाएँ इनके पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बनने से शुरू कर लें आप निज़ाम, तो मियाँ शरीफ साहब किस के पास लेके गए थे जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और कहा था कि ये मेरा बेटा है, इसको 2 बच्चों का तारफ़ करवाया गया था वहाँ। तो उन्हें कहा गया ये शहबाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ है। उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दें, शहबाज शरीफ का कहा। उन्होंने कहा कि फिर बिज़नेस कौन चलाएगा, तो ये मेरा जो नवाज शरीफ है इसको आप साथ लगा लें पॉलिटिक्स में। तो ये पहले दिन से ही किसको कहा था, किसको दरख्वास्त की थी, किस तरह से आए हैं, उन्हीं के कंधों के ऊपर उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए बात ये है कि सब ने मिल के, पाकिस्तान सब का है, मेरा भी उतना ही है, पाक फोर्सेस का भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है, सियासतदानों का भी उतना ही है। और वहाँ सिर्फ ये सूरत हाल होती है कि जब भी कोई शख्स, कोई भी जमात वो डिट्रैक होने की कोशिश करती है तो वहाँ पे जो कौमी सलामती के अदारे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो वो उस लिहाज से इनको मना भी कर देते हैं या मना करवा देते हैं या किसी तरह से बाबर करवा देते हैं या बता देते हैं कि यहाँ पे लाइन जो है आपकी वो कौमी सलामती की लाइन को टच कर रही है, तो आप थोड़ा सा एहतियात करें। ये नहीं है कि वो आके, जब वो आए हैं तो फिर उन्होंने आके बुनियादी तौर पे वाज़े अंदाज में उन्होंने आके डिक्टेटरशिप आई है मुल्क में, एमरजेंसियाँ लगी हैं, मार्शल लॉ लगे हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन जिस तरह का ये जिस तरह की इस वक्त फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो है, उसको देखें, इर्तिकाज़ किसी भी चीज़ का, पावर का सेंट्रल कॉरिडोर एक जगह पे नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। लेकिन बात यह है कि कब आप क्यों इदारों को दीवार से लगा रहे हैं, क्यों उनको ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि आपका ये मुल्क नहीं है या आप मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हैं, तो हम किधर से खैर ख्वाह हो जाएंगे। तो ये नैरेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, ये नैरेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। नदीम साहब, अब हुकूमत जो भी कुछ कह रही है या कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन एक तो ये नैरेटिव बनाती है जो कि ज़ाहिर इदारों के खिलाफ है, लेकिन एक नैरेटिव ये कि भाई नैब को तो इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ ऑपोजिशन को पकड़ने के लिए। आज भी मरियम साहबा कह रही हैं कि अभी जीबी के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ गिरफ्तार करवाएगी हुकूमत। अब इस तरह के इल्ज़ाम जब लग रहे होते हैं, चीज़ें सामने आ रही होती हैं, फिर हम देखते हैं कि ऐसा हो भी जाता है। जैसे ही APC हुई, सबको नोटिस आना शुरू हो गए, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, शाहिद खान अब्बासी गए, काफ़ी सारे लोग गए, फिर मौलाना फजल रहमान साहब को नोटिस भेज दिया गया और उनकी अब अक्टूबर में उनकी पेशी भी है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं और उससे पहले जब कह रही होती है अपोजिशन, तो उस पर एक तरीके से मोहर लग जाती है। तो क्या वाकई ऐसा है कि इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ? देखिए शुक्रिया, मैं आपको एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दूं, हम कई बार दोहरा चुके हैं और आपकी नजर हमसे ज्यादा है सारे कैनवस पे। पाकिस्तान में अब इदारे आजाद हैं। एक तो ये मतलब इल्जामात का जब बात करते हैं तो ये उस बात को क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के सिर्फ आप मतलब सिर्फ से मैं आपके बोल के तवज्जो से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बतौर एक आम पाकिस्तानी
कि पूरे पाकिस्तान के इदारों ने, मीडिया ने आपसे क्वेश्चन किया, आप पानामा की ट्रांजेक्शन से, आपकी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग या आपने जो रकम ट्रांसफर की वो कैसे हुई, ये एक कागज का टुकड़ा नहीं दे सके। ये सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। एक ऑथर है वेस्ट के स्टीफन कोहन, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर कभी खत्म होता है तो उसकी सिर्फ दो वजूहत हो सकती है, या कोई एक नेचुरल एपिडेमिक आ जाए खासा पाकिस्तान की फौज को खत्म करनी है। मैं ये लफ्ज कभी इस्तेमाल ना करता, लेकिन जब बतौर एक आम शहरी के, बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर उस शख्स के जो इस मुल्क में साथ लेता है, जीता है, पलता है, फूलता है, मैं पाकिस्तान के इदारों पर उन सियासतदानों को जो इक़्तिदार में रहे हो हमला अगर देखता हूँ तो मैं महसूस कर रहा होता हूँ कि ये स्पेसिफिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आप अपनी हरीफ सियासी जमात पर इल्जाम भी लगाते हैं, उसका मुकाबला भी करते हैं, उसके जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग होती है आर्मी चीफ के साथ, तो वजीर आजम क्यों नहीं होते उस मीटिंग में मौजूद? लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी तो हो रही थी ना जी वहां पर, बहुत सारी बातें इसमें ऐसी। क्या वजीर आजम को वहां नहीं होना चाहिए था? लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक एक अर्ज कर दूं जो आपने क्वेश्चन किया। अब हमारे वो लोग जो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रही है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, पाकिस्तान की वसाइल को लूटना आज 72 ईयर के बावजूद। सर अभी तो आप मेरे सवाल का जवाब देना, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए नुमाइंदगी वहां हो, के हेड वहां मौजूद है, तो फिर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी तो हो रही है और कोई भी चीज ऐसे नहीं है। देखिए इमरान खान एक गैर रिवायती मिजाज का शख्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब किसी चीज से उनकी गवर्नमेंट में कोई चीज हो रही है और उनके इल्म में ना हो। मैं आज भी इस बात पर पूरा भरोसा, क्या वजीर आजम को वहां बुलाया नहीं गया? अब ये इस क्वेश्चन का मैं आंसर इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे उसके डेकोरम का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी नुमाइंदगी वहां मौजूद थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तमाम नुमाइंदगी, अगर शेख रशीद साहब वहां मौजूद थे, वो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, एतराज मैं नहीं उठा रही हूँ, ये एतराज तो ऑपोजिशन ने उठाया है, ये एतराज तो ऑपोजिशन ने उठाया है, ये नुक्ता ऑपोजिशन ने उठाया। आपने बात की ना, आपकी बात से ही मैंने लिंक किया अपोजिशन के जी। मैं अपोजिशन के नुक्ते को नहीं देता कि अपोजिशन के पास कोई पॉजिटिव बात करने के लिए नहीं है। जस्ट एपीसी में आप नवाज शरीफ साहब का तर्ज तखातुब देखें और मरियम साहबा का अंदाज गुफ्तगू देखें और इनकी पूरी पार्टी लाइन देखें। चले आप उनको छोड़ देना, जो अपोजिशन कर रही है वो उसकी खुद जवाब दे। मैं तो हुकूमत से, हुकूमत के बारे से बात करूंगी। अच्छा चले आप मुझे ये बता दें, ये तो शायद आपको नहीं मालूम होगा कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे, उनको होना चाहिए था या नहीं, लेकिन अब हुकूमत का क्या प्लान है? अब आगे एपीसी के बाद जो इनका लायामल है 3 महीने का, अब इसमें जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, धरना भी दे सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब तो मूड में हैं, तो फिर हुकूमत का भी तो कोई लायामल होगा ना इस हवाले से? हुकूमत का लाहे अमल सिर्फ एक है, हमने आइन कानून की पाबंदी कर रही है, आइन और कानून की पाबंदी करवानी है। धरना देने देंगे आप लोग? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, सुन तो लेना जी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, किसी हर शख्स को अपना जमहूरी हक हासिल है। पहले भी धरना जो लोगों ने दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने पूरा शौक पूरा किया, अपोजिशन की जमातों ने उनके साथ जो आप देखिए कि अपोजिशन का आंसर कर रहे हैं। हमने देखना ये है कि इस अपोजिशन में कौन सी स्पेसिफिक पार्टी का जाती टारगेट क्या है, क्योंकि ये अपोजिशन भी इकट्ठी नहीं है, इनके जाती एजेंडाज है। आप पूरी एपीसी को देख ले, पीपल्स पार्टी उसको हाईजैक करने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने, इवन मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान की स्पीच तक को डायरेक्ट नहीं जाने दिएगा, लाइव नहीं जाने दिएगा। ये पंडोरा बॉक्स इनका खुल जाएगा। ये वो हांडी है जिसने बीच चौराहे में फूकना ही फूकना है। चले वो तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा होगा ना, अगर ऐसा होता है दोबारा से तो फिर तो आप लोगों के लिए अच्छा है। पॉइंट टेकन। मुर्तजा, क्या होने जा रहा है? कोई रिजल्ट निकलेगा ये मुत्तहदा अपोजिशन के ये एक्शन प्लान का, या ये पहले की तरह का नतीजा होगा जैसे पहले हुआ था? देखिए, जो अपोजिशन ने करारदाद पास की है वो एपीसी में बहुत ही अहमियत की हामिल है, इस लिहाज से कि उसमें 3-4 किस्म के ऐसे नुकात शामिल हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए खासे परेशान कुन हैं। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि उनकी जानिब से ये सारा कुछ किया गया, इतनी करारदाद जो पास की गई उसके बाद से आप देख रहे हैं कि शेख लीक्स जो हैं वो जारी हैं मुसलसल। तो यहाँ एक पॉलिटिकल गैप मौजूद है
और इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से ये हो रहा है इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल गैप गवर्नमेंट ने खुद पैदा किया है और इस वजह से ही जो मुलाकातों की तफसीलात हैं वो भी सामने आ रही हैं और बहुत सा देखें दोनों तरफ नुकसान हो रहा है इसका। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान एक तरफा है और ये कहा जाए कि जी सिर्फ सियासतदानों को नुकसान हो रहा है, हमारे कौमी इदारे को भी उसका नुकसान हो रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। हुकूमत को मेरा ये नुक्ता नज़र है कि उनको इस स्पेस को नहीं पैदा होने देना चाहिए था। अभी भी वक्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडरों को बुलाएं, उनके साथ बैठें और एहतसाब खेलते रहें साथ साथ, लेकिन जो पॉलिटिकल सेटअप है, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी जितना वोट आपने लिया उससे ज्यादा वोट दूसरों ने लिया, आपके मुखालफों ने लिया हुआ है। तो ये जरूर हुकूमत को थोड़ा लचकदार रवैया रखना होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो जब वो इक़्तिदार में होती है तो उसको थोड़ा सा लचकदार रवैया रखना होता है। पॉइंट टेकन। ब्रेक मुझे लेने का शुक्रिया। वापस आऊंगी तो कुछ बात करेंगे। वज़ीर आज़म आज यूएन असम्बली के वर्चुअल लिंक में खिताब भी करेंगे। ज़ाहिर है वो पिछला जो उनका यूएन असम्बली से खिताब था वो एक रिमार्केबल था, तो एक्सपेक्टेशंस भी आई हैं और मसला कश्मीर के बारे में कुछ गुफ्तगू होंगे करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। एक जाने हम देख रहे हैं कश्मीर की हमारे बहन भाइयों पर जुल्म व सितम जारी है और मुस्तकिल वहाँ पर लोगों को ना सिर्फ शहीद किया जा रहा है बल्कि वहाँ पर लोग कैद व बंद की सऊबतें भी झेल रहे हैं। साथ ही साथ शोपियां, पुलवामा, बडगाम में भारतीय फ़ौज जो है वो नाम नहात और सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, उसकी आड़ में भी भारतीय मजालिम जारी हैं। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यूएन की जनरल असम्बली से वर्चुअल जो है वो आज खिताब करेंगे। बड़ा अहम उनका खिताब है और ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन, जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि हाई इसलिए कि जो पहले जो खिताब था वज़ीर आज़म का यूएन की जनरल असम्बली से वो एक रिमार्केबल था और वो जिस तरह खिताब था इससे पहले कभी तारीख में ऐसा खिताब किसी वज़ीर आज़म की जानिब से देखा नहीं गया। जिस तरीके से मसला कश्मीर वज़ीर आज़म की जानिब से उजागर किया गया, जिस तरह बात की गई कि किस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है ना सिर्फ कश्मीर के मुसलमान भाइयों पर बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर किस तरह जुल्म हो रहा है। तो आज की जो यूएन नेशन की असम्बली से तकरीर है वज़ीर आज़म की, वो कितनी अहमियत की हामिल है, इसी पर बात करेंगे। पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। मीर साहब, ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं, हर पाकिस्तानी की हैं, कश्मीरी भी ज़ाहिर है वो देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह काम करे। अगर हम सिर्फ बात करें आज की तकरीर की, आज के खिताब की, उसको आप किस तरह देखते हैं कि आज का खिताब कैसा होना चाहिए और कैसा होगा अगर पिछले खिताब को देखते हुए हम बात करें? आई थिंक कि ये जो इन्होंने पहले जनरल असम्बली में खिताब किया था, मैं समझता हूँ वो एक आउटस्टैंडिंग खिताब था। वो मैं अपार्ट फ्रॉम जनरल मुशर्रफ या मिस्टर भुट्टो मैंने ऐसा खिताब कहीं नहीं देखा। इन्होंने बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात की, एक ग्राउंड रियलिटी पे बात की और पर्टिकुलरली उस वक्त पे कि जब आप कह लो कि रेशियल टेंशन बहुत हाई थी अमेरिका के अंदर, इन्होंने वो बात की। लेकिन आज का जो खिताब है मैं समझता हूँ कि इनको ये जितने भी हमारे जो आप कह लो कि मुसलमान या उम्मा के जो मेंबर्स हैं वहाँ बैठे हैं, इनको कुछ गैरत दिलानी चाहिए कि बात सुनो, ये इजराइल शोर करता है और ये पैलेस्टीनियन शोर करते हैं कि इजराइल ये कर रहा है तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है इजराइल के लिए। क्या यहाँ कश्मीरियों का खून क्या वो उतना अच्छा नहीं है जिस तरह बाकियों का है? उस पर ये मुस्लिम उम्मा क्यों नहीं बात करती है? ऑन द कॉन्ट्ररी, एक दहशतगर्द आदमी जिसने गुजरात में 2006 पे एज चीफ मिनिस्टर गुजरात जो उसने मुसलमानों का मैसेकर किया था, आज वो वजीर आजम बन के RSS की आप कह लो कि मिलिशिया जुंटा को लीड करके ये जो हरकतें कर रहा है, क्या दुनिया इसको नहीं देखती है? और फिर आप दूसरे पहलू उसका देखें, मुझे तो शर्म आती है कि UAE और सऊदी अरेबिया हाईएस्ट अवार्ड देते हैं उनको। ये आप किस आदमी को हाईएस्ट अवार्ड दे रहे हो? फिर तो आप एडोल्फ हिटलर को भी अवार्ड दे दो कि उसने जो कत्ल और गारत किया था जूस के साथ, फिर आप उनको भी अवार्ड दे दो। भाई यहाँ आपको इनको कोई अकल नहीं आती है। लेकिन इसको हमने बड़ा एक प्रैक्टिकली सुमैया देखना है इन द सेंस कि देखो
हम इंडिया सेंट्रिक हमारी पॉलिसीज नहीं होती हैं, हमारे अपने रिश्ते हैं यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया और बाकियों के साथ, उनके अपने रिश्ते हैं। लेकिन जहाँ ह्यूमैनिटी आती है, ह्यूमेन रीजंस आते हैं, मैं समझता हूँ आज इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को बात करनी है कि देखो हम तो 73 साल से ये बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है, और आज तक दुनिया सो रही है। लेकिन मीर साहब जो पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को उठाया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक साल से ये मामला थोड़ा हल्का भी हुआ। हमने कश्मीर के मामले पर उस तरीके से काम किया नहीं जिस तरह हमें करना चाहिए था। तो ज़रा इस पर भी तो रोशनी डालें ना कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अपनी पॉलिसी लेकर चलनी चाहिए थी, पाकिस्तान चला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि ये जो बोल न्यूज है ये वाहिद 1-2 चैनल के अंदर में आता है पाकिस्तान के ऊपर कि जो कि कश्मीर का कॉज लेकर चलता है। ये बाकी चैनल, मुझे तो अफसोस होता है कि 30 दिन 40 दिन करके ये रेटिंग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जो आपका नेशनल कोर कॉज है उसको आप भूल जाते हो। ये मैं समझता हूँ ये हमारा फेलियर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप में या कोई और बात करता है पाकिस्तान के अंदर, इनका इंटायर मीडिया खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, और हर किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज ये एमिनेट करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे और नेशनल टेलीविजन पे। हमें यहाँ अपने आप को ऑन ग्रिप लेके आना है कि देखो हमने कंसिस्टेंट रहना है अपनी पॉलिसी के अंदर। जो हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए बात करते हैं, और आज के जो वजीर आजम है वी हैव टू सपोर्ट हिम एज वेल, कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स को भी हमें सपोर्ट करना है कि कश्मीर के कॉज को हमने बैक बर्नर पे नहीं डालना, जो कि हमने डाला हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली इसकी एक गलती हमारी जो है वो है कि हमने अपने कश्मीर सेंटर्स बंद कर दिए हैं, जो कि हमारी आवाज थी कश्मीर की, वो बिल्कुल बंद कर दी है, और इसी वजह से हिंदुस्तान इसका फायदा उठाता है। सही कह रहे हैं आप नदीम कुरैशी साहब। अगर हम वजारत खारजा की बात करें तो उस पर हम कुछ नहीं कह रहे, इंसानी हकूक़ की वज़ीर कह रही हैं शीरी मज़ारी साहिबा आज शेख शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जी आप तो उस तरह से काम नहीं कर रहे, बल्कि आपने तो मुझे शामिल ही नहीं किया कि हम इस पर बात कर सकें और इस पर काम कर सकें कश्मीर के मामलात पर। तो सुस्त रवि का शिकार हुआ है ये कश्मीर कॉज पाकिस्तान की जानिब से कहीं ना कहीं। कतर ऐसा नहीं है, शीरी मज़ारी साहबा या कोई भी फेडरल मिनिस्टर अगर इस हवाले से कोई बात करता है उसकी जाती राय हो सकती है। और अभी प्राइम मिनिस्टर खान ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि मिनिस्टर्स की जाती राय नहीं, ये बड़ा आसान होता है तनकीद करना। हमारी इसमें जाती राय वाली कौन सी बात थी? उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैं तो उनके बयान को नहीं मानता, मेरे बयान को मानूं, ये बड़ा मतलब कितनी एक अजीब बात है। फेडरल मिनिस्टर लेवल का शख्स जिसको कैबिनेट में बैठकर चीजों को डिस्कस करना चाहिए, वो टीवी चैनल पर आकर अपनी खारजा पॉलिसी पर तनकीद करता है, तो ये मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं सीजीएम साहब की बहुत सारी बातों से मुझे इत्तेफाक है, लेकिन मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में जो कुछ कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनलाइज किया इस इशू को, ऐसा माजी में कभी भी नहीं हुआ। हमारे तो आप माजी की, मैं बिल्कुल मैं पॉलिटिकल कंसर्न नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान जो हमारे माजी किया, तो हमारे यहाँ 5 प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस देखे यूएनओ में, नो डाउट ना, स्पीच पर तो बात ही नहीं की हमने। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, स्पीच पर तो हम करें कि वो आउटस्टैंडिंग थी, रिमार्केबल थी। ऐसी स्पीच ज़ाहिर हमने मुद्दतों बाद सुनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो अपने होश में अभी सुनी है ऐसी स्पीच, तो ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस आई हैं। लेकिन हम बात करें कश्मीर कॉज की, जिस तरीके से कश्मीर कॉज को लेकर पाकिस्तान चला था, जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ लेकर चला था, वो सुस्रावी का शिकार हुआ है। इस पर तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमारी खारजा पॉलिसी को भी ज़ाहिर इस पर तेज़ करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा, आप क्या कहेंगे? आपने भी इस मामले पर बड़ा गहरी नज़र रखी। अभी जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, इस पर मज़ीद कितना काम करने की ज़रूरत है हमें कश्मीर कॉज पर? अभी सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह की डेलिब्रेशंस यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान चल रही हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान का मसला इसके साथ इंटरलिंक्ड है, और आजकल एक मुख्तलिफ हलकों में 257 आर्टिकल जो है उसके हवाले से चल रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक खुद मुख्तार सूबा बना दिया जाए, एक उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, वहाँ खुद मुख्तारी दी जाए, वहाँ पे इख्तियारात दिए जाएँ, और बहुत सी चीज़ें इस तरह की पावर कॉरिडोर्स में चल रही हैं। तो क्या पाकिस्तान भी उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ इंडिया चला गया था? तो यानी कि जो उन्होंने आर्टिकल चेंज किए थे 370,
और क्या पाकिस्तान भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहा है या ऐसी कुछ सोच पनप रही है? तो इस हवाले से जो अभी ये शेख लीक्स भी चल रही हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, उसमें एक बात सामने आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और वहाँ पे एम्पावर करना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ जो ख़िताब करना है, जो बातचीत उन्होंने करनी है, बिल्कुल ठीक है कि गुज़श्ता साल उन्होंने बड़ा अच्छा इस हवाले से ख़िताब किया, लेकिन उस ख़िताब के थोड़े दिनों के बाद हमने देखा कि उसका जोग्राफियाई जो सिलसिला था वो स्टेटस तब्दील हो गया। तो क्या हमने डिप्लोमेटिकली ऐसी कोई तैयारी की है कि हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम जो वहाँ पे बात करें उसके बाद कोई और इस तरह का मामला ना हो? इस साल में 2 बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं इस पूरे खित्ते में। लद्दाख जो है उस पर चीन का कब्ज़ा हो गया और इस साइड से जो कश्मीर है वो उन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। बात ये है कि अब हमारी पॉलिसी जो है पूरे साल में सिर्फ ये रही है कि मुख्तलिफ जगहों पे वो पॉलिसी हमारी मुख्तलिफ जगहों पर ज़ाहिर उस तरह की नहीं है, उसी पे बात करूंगी मैं। मेरे साथ दिफाई तज़कियाकार नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब। ये आज UN की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म खिताब करने जा रहे हैं। पिछले उनके खिताब को देखते हुए ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस भी आई हैं, लेकिन अगर कश्मीर कॉज की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान अभी इस 1 साल में लेकर चला है इस चीज़ को, आपको क्या लगता है इस पर मज़ीद कितना काम करने की? जी मेरा ख्याल है काम तो बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि सारा काम सिर्फ डिप्लोमेसी के मैदान में होगा और उसी से फ़ायदा होगा तो वो तो खैर नहीं होने का। लेकिन पिछले 1 साल में मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बहुत कामयाबियाँ हैं, जिसमें दुनिया को पता चल गया है कि ये मसला क्या है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया को ये अच्छी तरह बावर करा दिया गया है कि जो वहाँ पर मज़ाहमत हो रही है उसका अस्करियत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने दिफा के लिए लड़ रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो ये इसी बात को आगे लेके चलेंगे। मुझे यकीन है कि वो इसकी बहुत भरपूर तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अब तो ह्यूमन वॉच के बहुत सारे अदारों ने भी उस पर बात कर ली है। UK की पार्लियामेंट में बात हुई है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बात हुई है, बहुत सारे सेनेटर्स हैं अमेरिका के जिन्होंने बात की है और बहुत सारे अखबारों में मज़ामीन छपे हैं। तो अब तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसमें वो आगे बात को बात तो जरूर करेंगे। और उसके अलावा ख्याल CPEC और अफगानिस्तान के से जो जुड़े हुए मसाइल हैं, और जो लोग वहाँ पर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले होते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इस पर भी वो बात करेंगे। जो पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज जितनी खिदमत अंजाम दी हैं पीस प्रोसेस में, बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर के सिलसिले में आज वो पूरी कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि वो ऐसी बात जरूर करेंगे जिससे ये अंदाजा हो जाएगा दुनिया को कि अब दुनिया ने जो करना था कर लिया, हमने देख लिया कि दुनिया क्या कर सकती है। इसके बाद फिर अब दुनिया दोष ना दे जो कुछ वहाँ आगे होने वाला है। आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर जो काम कर रहा है पाकिस्तान, और जिस तरीके से आपने खुद बताया और जो हमने देखा पिछले साल में कि जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा कश्मीर कॉज को लेकर, लेकिन अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए उसको आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए खारजा पॉलिसी मेरा अपना ख्याल ये है कि बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जो कि हमेशा मुश्किल होता है। सही। अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करें अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ। क्योंकि वेस्ट और अमेरिका के साथ जो हमारे दरीना मुरासिम है वो ऐसे लगा हुआ हो, बहुत बड़ा तनावर को जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल काम है। और इस बात को चाइना समझता है और वो भी हम पर इतना जोर नहीं देता कि आप जो है ना बाकी सबसे ताल्लुकात तोड़ें, बल्कि वो तो कहता है कि आप ताल्लुकात जोड़े रखें। लेकिन यह मुश्किल काम, इसको एक पुलसरात की तरह हम गुजरे। इसी तरीके से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है ये भी आसान काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी का असल तो यही मकसद होता है कि सबके साथ बना के रखें। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आ जाता है जब आपको फैसला करना पड़ता है कि आप किस तरफ हैं, आपको अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब, आपके ब्रेक लेनी है। ब्रेक में वापस आएंगे तो गैस बहरान और उससे पैदा होने वाले बिजली बहरान की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो।
हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस का बहरान हो रहा है, और ये ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं बिजली का बहरान भी बड़ा संगीन हो गया है, लेकिन इसका इंटीमेशन देते आए हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इस पर क्या कहा था, पहले ज़रा आपको दिखाती हूँ। 10 सितंबर की एक तकरीर में उनका गैस बहरान के हवाले से क्या कहना था, सुनिए ज़रा। तो ये सूरत हाल है, अभी सर्दियां नहीं आई हैं, गैस की लोड शेडिंग पहले ही शुरू हो गई है। के इलेक्ट्रिक भी कहता है कि गैस की कमी की वजह से ज़ाहिर है हमें बिजली का बहरान जो है वो पैदा हो जाता है। अब ज़ाहिर है अब होगा क्या, अवाम को बस खबरदार करना ही काफ़ी है। मुर्तज़ा, अवाम को खबरदार कर दिया जाए कि जी आप तैयार रहें ज़हनी तौर पर, गैस का बहरान तो होगा और इसकी वजह है पिछली हुकूमतों की पॉलिसियाँ। 2-2.5 साल तो हो गए हैं, अब पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों को छोड़ दें। अब इस तरह तो अपना जो बर्डन है वो आप उनके ऊपर न डालें। आप अगर कोई पॉलिसी बना लेते, एलपीजी के हवाले से कोई इकदाम कर लेते, एलपीजी एक सस्ती गैस है, आप उसको आम कर दें। सिलेंडर को जो आला क्वालिटी सिलेंडर है हल्के वेट में उनको मंगवा लें, वो आप हर जगह पे उसकी फिलिंग का इंतज़ाम कर दें, तो एलपीजी जो है वो कम से कम 40% तक इन गैस की जगह ले सकती है। दूसरी बात ये है कि आप अपने पावर प्लांट्स को बचाने के लिए, क्योंकि पावर प्लांट्स अगर एलएनजी पे बिजली बनाते हैं तो उनको मुनाफा कम होता है, अवाम को आलमोस्ट उतने रेटों में ही बिजली मिलेगी जिस रेट में है। तो आप एलपीजी ये एलएनजी जो है इससे बिजली बनाएं और वो बिजली दें अवाम को। जो हमारी इंडिजिनस सोर्सेज से गैस मिलती है वो आप अपने सूबों को दो। जो जितनी सरप्लस आपके पीछे जो आपका शॉर्टफॉल बचता है उसको आप मैनेज करें, जिस तरह से भी करना है। आप ऐलान कर देते हैं कि सितंबर की 10 तारीख को, आप सही कह रहे हैं मुर्तज़ा कि पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज को हम कब तक रोते रहेंगे। यहाँ जो आपने मशवरे दिए, जो आपने पॉइंट्स उठाए, उस पर तो काम करने को हुकूमत लगता है तैयार ही नहीं है। सिर्फ खबरदार किया जा रहा है अवाम को कि तैयार रहें जी, ये बहरान मजीद होगा। मीर साहब, अब तो ये बहरान कराची में हो रहा है, पहले हम सर्दियों में सुनते थे। जी मुर्तज़ा, आप एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं शायद। मैं ये 600 MMCFD गैस जो है सरप्लस एलएनजी पड़ी हुई है, ये पाइपलाइनों में। SSGC जो है वो कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। SSGC वो ले और लेके के इलेक्ट्रिक को दे, इतनी महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बना के बेच रहा है, उसमें भी ये पैसे कमा सकता है के इलेक्ट्रिक, लेकिन थोड़े पैसे बचेंगे कम से कम कराची के लोगों को। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज फिर चलाओ, बिल्कुल, आज तो फिर एक और समरी आ गई है कि 2 रुपए कुछ पैसे फिर महंगी होगी। ये हर महीने का रोना है। के इलेक्ट्रिक बिजली देता नहीं है, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मीर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, नंबर 1, अभी आपने जो जिक्र किया कि वज़ीर आज़म ने 10 तारीख को ये कहा, 12 तारीख को आई मेट द प्राइम मिनिस्टर, और हमारे पास सोल्यूशन है कि 2 हफ्ते के अंदर पूरे पाकिस्तान में जो गैस की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकता है। मैंने एक वज़ीर की शिकायत भी लगाई। मैंने कहा है कि ये कराची में ये वज़ीर है, ये बिल्कुल काम नहीं होने दे रहा, और इस वज़ीर को यू हैव टू पुल हिम अप एंड गेट हिम राइट। तो ही आस्क्ड मी, ही सेड कि ये रिश्वत ले रहा है। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता हूँ कि रिश्वत ले रहा है, लेकिन ये काम नहीं होने दे रहा है और आपकी गवर्नमेंट को ये डैमेज करने की कोशिश कर रहा है ये वज़ीर, क्योंकि ये जो आपका जो गैस का शॉर्टेज है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 1 टका खर्चने की ज़रूरत नहीं है। 1 टका, एक आप कह लो खोटा पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। हर आपके पास वो एक कंसोर्शियम है, वो लेके इधर आ रहे हैं इस पे कराची के पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर, जहाँ एक बाउज़र लगा, एक और एक बाउज़र लग जाएगा, गैस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये अगर गैस की शॉर्टेज आज इसको आप ओवरकम नहीं करते हो, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये मोनोपोली खत्म करनी होगी। और हम कराची वालों को क्या, पूरे मुल्क को जो है वो गैस का ये बहरान से बचा सकते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा इस पर। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। जाते ही कहना चाहूँगी कि अब छोड़ दें पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ को, रोना धोना छोड़ दें। आप खुद क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, अब आवाम को ये बताना शुरू करें। इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।